हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद संजीव क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स के बारे में, वो भी चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन। तो आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इनके देखिए, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आते हैं और आकर के एक बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अगला देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे? तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा गया नोट। नोट मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। मानिए कि ये डस्टर है, इस तरह से हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इस तरह से दिखाएगा उल्टा, तो इसलिए इसे उल्टा कहते हैं। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे? दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। देख लीजिए एक बार और, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ नोट में देखिए, इसका भी नोट देखिए, इसका नोट। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और वास्तविक में यानी कि प्रतिबिंब की उल्टा होती है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और इसमें आभासी में देखिए, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं गोलीय दर्पण के। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखें। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए अगला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक है ना? उत्तल दर्पण के हम लोग देख लिए, अब अवतल दर्पण के देखेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, स्कूटर में, मोटर कार में, बस में, ट्रक में इत्यादि सब जगह, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, यानी कि जो हम लोग बाइक चलाते हैं, मोटर कार या ट्रक बस जो भी है उसके साइड में एक लगा होता है शीशा, वो उत्तल दर्पण होता है। उसमें छोटा साइज करके दिखाता है, कोई भी चीज़ अगर दूर से आ रही है तो छोटा दिखाई देता है
इसीलिए साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अजानती दर्पण के रूप में, दूसरा है परावर्तक दूरबीनों के रूप में, तीसरा है रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच करने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो डॉक्टर इसका। देख लेते हैं एक बार अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक बार हम देखते हैं। पहला, हजामती दर्पण के रूप में, जो हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो हजामत जो मतलब होते हैं नाई, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें चेहरा बड़ा बड़ा दिखाता है। आप लोग भी देखते होंगे जब जा करके एकदम बढ़िया से चेहरा खुला खुला दिखाई देता है कि हम मोटे हो गए हैं, ऐसा अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये परावर्तक दूरबीनों में वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो आकाश में पिंड देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। छोटा सा होता है लेकिन वो बड़ा करके दिखाता है, इसके लिए। देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच करने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि अंदर होता है तो छोटा छोटा सब अंग है वो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, यह किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए आप लोग सबको पहुंचा दीजिए कि वो लोग भी इससे देख करके कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लें।